बच्चों, मेरा नाम है विपिन कुमार और स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डाल्टन्स थ्योरी का, डाल्टन्स पोस्टुलेट का ड्रॉबैक्स करवाने वाला हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में डाल्टन्स पोस्टुलेट करवा चुका हूं मैं। लेकिन फिर भी इस लेक्चर में मैं एक बार डाल्टन्स पोस्टुलेट रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद ड्रॉबैक समझने में और आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया था उसने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये बताया था कि जो मैटर है ना, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, वो होता है एटम, है ना। एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, डाल्टन ने बताया था, है ना। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा छोटा पार्टिकल, एटम से कोई छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। डाल्टन ने बताया कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है, उससे कोई छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यार एटम के अंदर और भी मलबा है, और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना, और भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो इन्होंने पहले बताया था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, ये एक पोस्टुलेट इनका गलत था। और गलत था क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे एटम्स कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, या फिर इसको ऐसे लिखो, एक सेकेंड रुकना। एटम्स consists of electrons, protons and neutrons। डाल्टन ने क्या किया एटम्स के बारे में? तो एटम क्या बताया कि मैटर ही सबसे छोटा पार्टिकल है। किसका? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है। लेकिन बाद में क्या पता चला यार, एटम का छोटा, एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स हैं, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और भी छोटे पार्टिकल्स थे जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते थे। ठीक है, तो ये एक पोस्टुलेट गलत था। फिर आगे क्या बताया इन्होंने कि जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर के हैं, उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। जितने भी एटम्स सेम एलिमेंट के हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है, उन सब का मास नंबर क्या है? उन सब का मास नंबर भी सेम ही आएगा। तो ये पोस्टुलेट भी गलत था, क्योंकि यहां पर इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया। क्यों? देखो, जैसे कि देखो क्या था इसमें, इसका ड्रॉबैक क्या था? ये he could not explain isotopes क्या होते हैं? देखो, आइसोटॉप्स ऑफ, मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल लिखो, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखो, हाइड्रोजन H1 मास, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। देख रहे हो, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। तो ये आइसोटॉप्स थे। आइसोटॉप्स के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं किया था, और सीधा बोल दिया कि जितने भी एलिमेंट हैं जिनका मास नंबर सेम है, उन सभी का, जिनका भी एटॉमिक नंबर सेम है, उन सभी का मास नंबर सेम होगा। समझे? जब इन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, उन सभी एलिमेंट्स का मास नंबर भी सेम होगा, तभी साइंटिस्ट आए इनके पास और कहा, अरे चच्चा ये बताओ, ये आइसोटॉप्स कहाँ से आ गए? इनका तो मास नंबर अलग अलग है, जबकि इनका एलिमेंट नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। समझे? हाँ, देखो और क्या बताया था मैंने, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। मतलब
जितने भी एटम्स है ना, जितने भी एटम्स हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मान लो कि जैसे एटम है एक ए और एक एटम है बी, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कुछ है और इसका एटॉमिक नंबर कुछ है। तो इन्होंने ये कहा कि जितने भी एटॉमिक नंबर हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर के, उन सभी का मास नंबर भी डिफरेंट ही होगा, मास नंबर भी डिफरेंट ही होगा। तो इन्होंने आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया। देखो आइसोबार्स क्या होते हैं। ही कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोबार्स, आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया। आइसोबार्स का एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या किया था कि ये बोल दिया कि जितने भी एलिमेंट हैं, जिनका कोई भी एलिमेंट उठा लो, जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, और ये कह दिया जिनका भी एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है जिसका, वो उसका मास भी सेम नहीं होगा। अब जैसे तुम ये बताओ कार्बन 6 और कार्बन 12 है ना, कार्बन 6 या फिर कार्बन 14 ले लो, कार्बन 14 है ना, और नाइट्रोजन 7 और 14। देखो ये आइसोटोप्स ही होता है। देखो एक कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये आइसोटोप ही होता है। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना। इन्होंने क्या कहा था, जितने भी एटम्स हैं उनका सभी का मास अलग अलग होगा, अलग अलग एटम्स के अलग अलग मास होंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर सेम है। तो इन्होंने आइसोबार्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, समझे। आइसोबार्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया था इन्होंने। फिर इन्होंने क्या बताया, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे तुम इससे समझो इसको, देखो जैसे H2O है, ठीक है, H2O का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो मास इसका 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास कितना हो गया 16। ये जो आया 1:8, मैं लिख सकता हूँ ना 1:8। तो ये जो रेशियो आया, कभी भी तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ये पानी है, वाटर है, तुम इस वाटर को नाले का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, नहर का पानी ले लो, तुम समुद्र का पानी ले लो, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, समझे। ये रेशियो हमेशा फिक्स ही रहेगा, समझे। हाँ, केमिकल रिएक्शंस, अगला देखो क्या था, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reactions. समझे। रोक रहे, एक बार वीडियो रोक दिया कर जब बाहर से आवाज आओ तो हमारे पास अगला पोस्टुलेट क्या था, ये भी मैंने समझा दिया था। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तुम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तुमने कोई केमिकल रिएक्शन किया, C+O2 इसका रिएक्शन करा और ये CO2 बन गया, ठीक है, CO2 बन गया। तो यहाँ जितना मास होगा ना, उतना ही मास यहाँ फॉर्म होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। कभी भी ना तो तुम बना सकते हो एक्स्ट्रा मास, जितना मास तुमने लिया है इससे ज़्यादा मास तुम कभी बना नहीं सकते, और जितना मास तुमने लिया उससे ज़्यादा मास कभी तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितना है उतना ही है हमारे पास, ना तो तुम बना सकते हो और ना ही तुम ख़त्म कर सकते हो, समझे। इसका मतलब ये है। अच्छा देखो एक वर्ड और है इसके अंदर, रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे देखो H2O या फिर ये मतलब ये ले लो
Na, ये ले लो H2O, अरे यार रोक मिनटो वीडियो। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? देखो, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, जैसे मान लो कि एक रिएक्शन करवा देते हैं हम। जो रिएक्शन कौन सा करवाओगे? NaOH प्लस HCl, इन दोनों का रिएक्शन करवाओ। देखो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? NaCl प्लस H2O। तो ये जो Na था ना, इसको धोखा दे दिया इसने, OH को धोखा दे दिया और Cl के साथ जाके जुड़ गया और एक अलग दुनिया बना ली इसने, NaCl। यहां से छोड़ करके यहां बना लिया, डेट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? ये पहले से कंबाइंड था, इसको छोड़ा और किसी और के साथ कंबाइन हो गया, इसी को हम रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। समझे? डेट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स। समझे? यही थे इसके ड्रॉबैक्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। रुक, तुमने देखा कि रीऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पे, है ना? रीऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन को छोड़ करके दूसरा कॉम्बिनेशन बना लेना, एक कंपाउंड को छोड़ करके दूसरा कंपाउंड बना ले, उसके एलिमेंट्स क्या करें, दूसरा कंपाउंड बना ले जा करके, उसको रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये जो जुड़ रहे थे ना यहाँ पे जाके, इससे जाके जुड़ रहे थे, इसका भी रीजन डाल्टन ने नहीं बताया। भाई इसको छोड़ करके इसकी दुनिया में जा करके एक अलग दुनिया क्यों बना रहे हैं ये, इसका भी रीजन नहीं बताया इन्होंने। तो लिखो, ये भी ड्रॉबैक ही था एक। ही कुड नॉट explain reason for why atoms combining, एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं ये भी नहीं बताया। समझ गए? ये भी नहीं बताया कि ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से क्यों कंबाइन हो रहे हैं। जैसे देखो तुम H2O तुमने देखा होगा ना, H2O तुम्हें तो पता ही होगा, H2O है ना। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, ये H की फॉर्म में रहता है, लेकिन ये H2 क्यों बन रहा है, H2 की फॉर्म में क्यों आ रहा है, इसका रीजन ही नहीं बताया। H2 और ऑक्सीजन क्यों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्यों कंपाउंड बना रहे हैं, इसका कोई रीजन ही नहीं बताया। वैसे तुम्हें पता है यार, तुम तो वैसे तो होशियार हो क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन यार देखो अभी बहुत से रीजन है इसके पीछे, लेकिन इसका रीजन इन्होंने बताया ही नहीं कि ये क्यों कंबाइन हो रहे थे। समझे? इसके पीछे का रीजन ही नहीं बताया।